जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ गाइड में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस ने अपने एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया है, पूरे पैटर्न को ही बदल डाला है और बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस की जानकारी भी दी है। और आज हम जो बात करेंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एग्जाम का सिलेबस क्या, यूपी पीसीएस के सिलेबस में न्यू क्या बदलाव हुए हैं और ये जो न्यू एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो हम पूरी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी योग्यता है नहीं है। क्योंकि अगर मान लो इस वीडियो को आप देख रहे हो या मान लो कोई भी अगर वीडियो आप देख रहे हो, तो उसके लिए यही तो पर्पस होगा कि हमें इस एग्जाम में बैठना है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरी योग्यता क्या है, कि मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूँ, मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एज जो होनी चाहिए 21 होनी चाहिए, कम से कम 21 होनी चाहिए, और अधिकतम जो आपकी एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। क्लियर हुआ आपको ये। इसके बाद आपकी डिग्री में क्या मांगा गया है, तो आपको एक ग्रेजुएट होने चाहिए। आप क्या आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखा हो, अदर कुछ भी कर रखा हो, आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है और न्यू सिलेबस, सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न में क्या क्या बदलाव कर रखा है, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि इसी सिलेबस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी जो एग्जाम लेता है वो तीन तरीके से लेता है, ठीक है, तीन तरीके से कंडक्ट कराता है। सबसे पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो यही कंडीशन इसके साथ है, लेकिन इसमें बदलाव क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम होता है, प्री होता है पहले, उसके बाद क्या होता है, मेंस होता है, मेंस के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं कि प्री में क्या क्या पूछा जाता है और किस किस तरीके से पूछा जाता है, न्यू सिलेबस में क्या बदलाव है। सबसे पहले जो आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सिलेबस के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं पूरी जानकारी यहाँ पर बता के जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये सब चीजें कंटेंट तैयार किया है और बहुत शॉर्ट तरीके से तैयार किया है, क्योंकि जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर हुआ। तो ये सब जो तीन तरीके से आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है सरकारीजल.com पर जाकर। दूसरा तरीका जो है यूपी पीसीएस की या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और जो तीसरा तरीका ये है कि टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिला जाएगा, और वहां पर जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपका ये। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले पीटी की। किसकी बात करते हैं, पीटी की बात करते हैं। पीटी मतलब प्रीलिम्स एग्जाम। पहले स्टेप 1 की बात करते हैं, फिर स्टेप 2 की करेंगे और स्टेप 3 की करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मैं जीएस के फर्स्ट पेपर के बारे में बता देता हूँ कि जीएस का फर्स्ट पेपर क्या है, ठीक है। मतलब ये एग्जाम के पैटर्न में ही हम पढ़ेंगे और इसका सिलेबस भी क्या है वो ही साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर प्री में जो होते हैं दो एग्जाम होते हैं, एक तो होता है जीएस वन मान लो, और इसके बाद होता है सी सेट का। तो सी सेट में क्या पूछा जाएगा, जीएस में क्या पूछा जाएगा, जीएस वन में क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आपका यही होता है। तो यहाँ पर सिलेबस में जो बात कही गई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रीय मतलब जो हमारा इंडियन के बारे में, ठीक है, इंडिया के अंदर, और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुए हैं, क्या, करंट अफेयर, ठीक है, इन दोनों का क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसके बाद सेकंड, बेटा आपको तीन शब्दों में दिख रहा होगा कि इतिहास, ठीक है। ये इतिहास इतना छोटा है नहीं जितना एक छोटा इसमें लिख दिया है। इतिहास को जानना सबसे पहले क्या, पहले पढ़ा जाएगा आपका प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक, ठीक है। ये तीन तरीके से हम मुख्य तौर से पढ़ते हैं। फिर पढ़ा जाएगा इसमें विश्व का इतिहास, फिर पढ़ा जाएगा इसमें आर्ट एंड कल्चर, फिर पढ़ा जाएगा इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सिलेबस कवर होगा, और इसमें क्या पढ़ा जाएगा, भारतीय समाज भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इतिहास पढ़ने में आदमी का इतिहास बन जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इतिहास आपकी समझ में आ गया कितना बड़ा है इतिहास। इसके बाद सेकंड जो है, थर्ड नंबर पे जो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये होता है कि जो हमारा आधुनिक भारत का उसमें जो बदलाव हुए हैं, ठीक है, बदलाव जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश को आजाद करने में जो आंदोलन हुए थे वो, ठीक है, इसमें कवर कर जाएंगे। इसके बाद क्या रखा है, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल का मतलब क्या है, ठीक है, बहुत छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन छोटा है नहीं बच्चा। अगर भारत के भूगोल की बात करी जाए तो भारत का भूगोल 1.5 से 2 महीने में खत्म होता है। अगर यहाँ पर विश्व के इतिहास की बात करी जाए तो विश्व का इतिहास इतना बड़ा है। कैसे, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको भौतिक भूगोल, इसके बाद पढ़ना पड़ेगा मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा, और प्रादेशिक भूगोल, ये सब पढ़ना पड़ता है आपको इसमें। इसके बाद अगर बात करी जाए तो भारतीय राजनीति में अगर करंट कोई मुद्दा है तो वो आप यहाँ पर इंटरलिंक कर लेंगे। अगर पुराना कोई मुद्दा है और पुरानी कोई बात है तो वो कहाँ से कवर कर लेंगे, आप संविधान को जोड़कर पढ़ लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपको संविधान और भारतीय राजनीति भी आपको पढ़नी पड़ेगी।
और ये जो कवर करोगे आप से कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं। और संविधान की जो बात करी जाए, संविधान एम लक्ष्मीकांत से जोड़कर पढ़ना होगा आपको बेयर एक्ट, ठीक है। एक बेयर एक्ट आता है सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, वहां से भी जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या रखा है 7 में क्या रखा है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। या आर्थिक और सामाजिक विकास क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मतलब ये है कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ही सब चीजें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। इसके बाद पर्यावरण, और पर्यावरण आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में भी और इसके बेसिक से भी। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है 9 टॉपिक में कहा गया है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन सामान्य विज्ञान काफी बड़ा है। जैसे इसे 3 पोर्शन में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस 3 तरीके से पढ़ते हैं, 3 तरीके आपको आने चाहिए। तो इस तरीके से हमने GS1 का पेपर कवर कर लिया, और उसका पूरे सिलेबस को हमने बहुत बारीकी से समझा दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ भी गया होगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है सी सैट का। इसके बाद GS1 का पेपर, और उसके बाद सेकंड पेपर जो होता है सी सैट का होता है। अब सी सैट का पेपर है, क्या मैटर करता है सी सैट का पेपर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पर जो आएंगे क्वेश्चन कितना आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर जो मार्क्स की बात करी जाए, नंबर कितने होंगे, तो नंबर यहाँ पर 200 होंगे। और टाइमिंग की बात करी जाए तो टाइमिंग क्या होगी, यहाँ पर 2 घंटे की टाइमिंग होगी। इस तरीके से क्लियर हुआ। और यहाँ पर जो इस पेपर का जो सिलेबस है, इस पेपर के सिलेबस में क्या रखा है, विस्तारीकरण। विस्तारीकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को बहुत बड़े विस्तार तक कैसे सोच सकते हैं, उसका विस्तार किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से आपका माइंड काम करना चाहिए। इसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, मतलब क्या है कि किसी भी चीज को लेकर तर्क वितर्क करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कि मतलब यह है कि ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे आपको वजह पता होनी चाहिए, इसलिए। और इसके बाद निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता के डिसीजन लेने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आप DM की कुर्सी पर जाकर बैठ गए या SDF की कुर्सी पर जाकर बैठ गए और डिसीजन आपके कोई और ले रहा है। तो इस तरीके से निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी होनी चाहिए। और ये सब चीजें हम जो सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं, ये सब रीजनिंग से सीखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये जो टॉपिक हुआ सारे किसके हुए, रीजनिंग के हुए, क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो बात करी गई है गणित। गणित का मतलब, गणित पूरे विस्तार से बताया आपको कहाँ से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गणित जो पूछा गया आपसे 10th क्लास के लेवल तक का आपको गणित आना ही चाहिए, कंपलसरी है। इसके बाद हिंदी। हिंदी भी आपसे कितनी पूछी गई है, 10th क्लास तक पूछी गई है, 10th क्लास तक की आपको आनी ही चाहिए। और इसके बाद इंग्लिश, और इंग्लिश की भी क्या बात करेंगे कि आपको 10th क्लास तक आना ही चाहिए। अब ये जो है, ये जो सिलेबस दे रखा है, ये सी सेट का सिलेबस दे रखा है, और सी सेट का सिलेबस आपने लिख लिया ही होगा। अब इसमें क्या है कि जब आप पेपर देने जाएंगे, PT का आपने जैसे एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद कोई सेंटर पर आप जाते हो, और जाने के बाद वहां पर आप पेपर देने बैठोगे, और पेपर देने में सबसे पहला पेपर आपको मिलेगा GS1 का। अब GS1 का आपने पेपर करा, करने के बाद आपको जो बीच में गैप मिलेगा 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है। वहां पर जब आपको गैप मिला, गैप मिलने के बाद आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, सी सेट का पेपर मिलेगा। फिर दोबारा से आप उसी सेंटर में जाएंगे, जहाँ सीट थी वहीं बैठोगे जाके। जाने के बाद आपको टाइमिंग मिलेगी, पेपर मिलेगा, अपना ही एक पेपर करोगे आप। तो इस तरीके से हम जब भी पेपर देंगे, पेपर देने में आपको ध्यान रखना है कि आपको सी सेट का कितना परसेंट, 33% आपको क्वालिफाई करना होगा। 33% आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आपकी ये वाली जो GS की कॉपी है ये चेक होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप 33% क्वालिफाई कर लें, कैसे कि जब हमारी कॉपी दोनों ये बोर्ड के पास जाएंगी चेक होने के लिए, ठीक है। OMR शीट पे सारे एग्जाम होंगे, ये वाले दोनों एग्जाम जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और ये कॉपी जब चेक होगी तो सबसे पहले आपकी जो आयोग कॉपी चेक करेगा, वो किस तरीके से करेगा कि सबसे पहले आपकी ये वाली कॉपी चेक करेगा। और इस वाली कॉपी में आपका अगर 33% क्वालिफाई आपने कर लिया, 100 क्वेश्चन में से आपने 33% क्वालिफाई कर लिया, तभी आपकी GS की फर्स्ट वाली कॉपी चेक होगी। क्लियर हुआ आपका ये? अगर आपकी GS की फर्स्ट वाली कॉपी में आपने अपने अच्छे नंबर करे होंगे, आपका स्कोर जितना होगा, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो, तो आपका जो टिकट मिल गया, वो टिकट कहाँ का मिल गया आपको, यहाँ से डायरेक्ट जो टिकट मिलेगा आपको किसका मिलेगा, मेंस का मिल जाएगा। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में एक बात ध्यान रखना कि जितने भी मेंस के पेपर होंगे वो सारे लिखित होते हैं। क्लियर हुआ कि मेंस के जितने भी पेपर होंगे वो सारे आपको लिखित मिलेंगे। और लिखित में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि पहला पेपर जो होगा आपका हिंदी का, ठीक है, हिंदी का होगा। और जो टोटल मार्क्स की बात करी जाए, टोटल मार्क्स जो होंगे यहाँ पे 150 नंबर होंगे, ठीक है, 150 होगा इसके मार्क्स। और यहाँ पर जो इसका सिलेबस कहा गया है, इसके सिलेबस को आप सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इतनी सी बात कह दी गई है
कि सामान्य हिंदी बहुत बड़ा विस्तार है, ठीक है? सामान्य हिंदी बहुत बड़ा विस्तार है, वहाँ पर जाके 150 नंबर का आपको ये करना होगा कवर, क्लियर हुआ? इसके बाद जैसे आप ये मेंस में हिंदी का पेपर देते हैं, हिंदी के बाद आपको जो टिकट मिलेगा किसका मिलेगा? एस्से का मिलेगा, ठीक है? एस्से का मतलब जो है निबंध, ठीक है? निबंध में आपको क्या करना होगा? निबंध में आपको 150 वर्ड में, ठीक है, 150 नंबर का जो है यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा और आपको 3 ऐसे लिखने होंगे, कितने शब्दों में? 700 शब्दों में लिखने होंगे, ठीक है? इस निबंध की बात करी जाए कि कहाँ से पूछा जाएगा, पूरी बात विस्तार से बताने के लिए आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं थी लिखने के लिए और ना ही मैं बता सकता हूँ इतना बड़ा, और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो ऐसे पूछा जाएगा, 3 ऐसे पूछे जाएंगे, तीनों खंड दे रखे हैं। कै खंड दे रखा है, ख खंड दे रखा है और गै खंड दे रखा है, 3 खंड दे रखे हैं। तीनों खंड में 4-4, 5-5 टॉपिक हैं, वहाँ पर जाके आप इस सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब जैसे आपने ये दोनों एग्ज़ाम में, ये दोनों जो पेपर हैं, दोनों पेपर आपने क्वालीफाई कर लिया, इसके बाद यहाँ पर आते हैं मेंस में, ठीक है? मेंस में जीएस का जो फर्स्ट पेपर होगा, जीएस का जो फर्स्ट पेपर होगा, इसमें 200 नंबर का होगा। जीएस का सेकंड जो होगा वो भी आपका 200 नंबर का होगा। जीएस का थर्ड जो होगा ये भी आपका 200 नंबर का होगा और जीएस का फोर्थ जो होगा ये भी आपका 200 नंबर का होगा। अब सर यहाँ तो बदलाव कर दिए गए हैं और यहाँ पर भी बदलाव कर दिया गया है। क्या यहाँ पर भी बदलाव हुए हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप नीचे सिलेबस में जाएँगे और सिलेबस में पढ़ोगे तो आपको बता दिया गया है कि जीएस के चारों पेपर, जीएस के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर हैं, इन चारों पेपर में कोई सिलेबस का बदलाव नहीं किया गया और इधर-उधर भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे ये कह दे कि बस जीएस का फर्स्ट पेपर बदल गया है, सेकंड बदल गया है, कुछ नहीं बदला है। सिलेबस वैसा का वैसा ही है, सेम उसमें लिख दी गई है, बातों को ध्यान रखना है। ठीक है? एक बार नोटिफ़िकेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो जीएस के ये चारों पेपर सेम है, जो पुराने सिलेबस था वही सिलेबस इसमें रहेगा। इसके बाद अब यहाँ पर इसके बाद जो आता था वो आता था ऑप्शनल, ठीक है? इसके बाद ऑप्शनल आता था, लेकिन ऑप्शनल क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। पहले ऑप्शनल होता था 400 नंबर का, लेकिन ऑप्शनल हटा दिया गया है। अब इसके आगे कर क्या गया है? इसके आगे जो प्लस कर दिया गया है, प्लस मतलब जो ऑप्शनल के 2 पेपर होते थे, ठीक है? इस तरीके से 2 पेपर होते थे, तो इन 2 पेपरों में क्या कर दिया गया है? इन 2 पेपरों में जो करा गया है कि जीएस 5 को जोड़ा गया है और जीएस 6 को जोड़ा गया। अब ये क्या चीज़ है? ठीक है? ऑप्शनल हटाने के बाद ये क्या चीज़ जोड़ दी इन्होंने? जीएस 5 जोड़ दिया 200 नंबर का, ठीक है? यहाँ भी 200 नंबर का था और यहाँ भी 200 नंबर का। मतलब ये कि बस आपको जीएस जो सिलेबस हटाया गया है, जो ऑप्शनल हटाया गया है, उसमें सिर्फ़ इतनी सी बात कह दी गई है कि उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है। उत्तर प्रदेश विशेष का मतलब ये है कि आपको उत्तर प्रदेश की पूरी डीपली न जानकारी आपको होनी चाहिए, कि मतलब यहाँ पर क्या था पहले कि आप इतिहास रख के आते थे, भूगोल रख के आते थे, जो आपका बैकग्राउंड होता था वही आपको रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अब किसी का भी कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इतिहास के हो, भूगोल के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी स्ट्रीम से आते हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो पढ़ना होगा, जो ऑप्शनल आपका हो गया, ऑप्शनल कंपल्सरी जो कर दिया गया है, वो कर दिया गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश जीएस 5 200 नंबर का होगा, उत्तर प्रदेश 6 ये भी 200 नंबर का होगा, ये भी उत्तर प्रदेश आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये कि यूपी स्पेशल के दोनों पेपर आपके जोड़ दिए गए हैं, जो इतिहास, भूगोल सब ये थे, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इसका जो सिलेबस है, वो भी आप जाकर कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं? सिलेबस में देख सकते हैं, ठीक है? बस यहाँ पर इतनी बात मैंने बता दी, यही बात उसमें लिखी गई है, बस ज़्यादा इतना सोच-विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया है? इंटरव्यू, ठीक है? अब इसके बाद ये हम जीएस 5 भी क्वालीफाई कर लेते हैं, ये भी क्वालीफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें मेंस के बाद क्या मिलता है टिकट हमें? ठीक है? इंटरव्यू का मिलता है। इंटरव्यू जो होता है 100 नंबर का होता है। इंटरव्यू जो है कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। अब जितने भी आपके आएँगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और मेरिट जो बनती है वो यहाँ से लेके, ठीक है, मेंस से लेके और यहाँ तक पूरे से मेरिट बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, अब आपको शायद एक भी कन्फ्यूज़न या एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? किस-किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जो बच्चा 2 साल, 3 साल तैयारी करता है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो उसे पता है कि इसकी कीमत क्या है। समझ में आया नहीं? ये नहीं कि 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आपने फॉर्म आया और डाल दिया और आप चले गए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भूल जाना। ये मुमकिन ही नहीं है। आप यहाँ पर क्वालीफाई कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी नीचे लिखा होता है, ढूँढ लिया, एक तरीके से मान लिया, हो गए। तुक्के से यहाँ पास हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पास होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर पास होना बहुत मुश्किल है और ये बहुत विस्तार से बात को बताया जा रहा है, क्योंकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपका सिलेबस हमेशा अच्छे तरीके से समझते रहें और अपने एग्ज़ाम में बैठें और मेहनत करें और जल्दी सिलेक्शन लें इसमें। और यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर जो पद हैं, बहुत कम पद दिए गए हैं, लेकिन क्या कहा गया है नोटिफ़िकेशन में?
नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि आयोग अपनी इच्छा अनुसार सब जो पद हैं उन्हें बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, और एज उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, उनका काम है। सिर्फ आपको एक पद लेना है तो आपको एक पद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी लगातार, बहुत जूझ के मेहनत करनी पड़ेगी, कमज़ोर नहीं समझना है आपको, और जितना हो सके उतना डिटेल से पढ़ो, क्योंकि आपके तो यहाँ पर 80% मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर करंट अफ़ेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट वहाँ पर करंट अफ़ेयर लिख रखा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, लिख रखे हैं, और समसामयिक घटनाएँ भी साथ में लिख रखी है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट होने सिलेबस पर आपको बिल्कुल अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये मज़ाक नहीं है, ना ही तो हलवा है कि एक रात में तैयार कर दिया और पका लिया और खा लिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का, अगर माना जाए तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है और सबसे बड़ा आयोग भी माना जाता है। तो इस तरीके से किसी भी बच्चे को ये नहीं समझना है कि मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरी बात समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, मुझसे बात कर लीजिए आप, ठीक है? या तो आप किसी अदर की वीडियो देख सकते हो, जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल ध्यान से आपको चलना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी चीज़ आपको छोड़ के नहीं चलनी है, क्योंकि सिलेबस आपको पता होगा तभी आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे, तभी आप कम समय में तैयारी कर पाओगे, ठीक है? पीटी का सिलेबस तो आपको बिल्कुल मैंने विस्तार से लिख दिया है, क्योंकि सबसे मोस्ट ये होता है कि अगर आप ये वाला पास ना कर पाए तो फिर यहाँ पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? फिर इसके बाद आपको 2 से 3 महीने मिल जाएँगे, वहाँ पर आप तैयारी कर लेंगे। कि ना पूछो कि मेरी मंज़िल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंज़िल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूँगा हौसला मैं, ना हारूँगा हौसला मैं, ये मैंने किसी से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो हारना नहीं है किसी को, मेहनत करते जाना है और मेहनत से लगना है, जूझ के लगना है, और पूरी शिद्दत से तैयारी करनी है, किसी भी चीज़ को छोड़ के नहीं जाना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप अपने सिलेबस को बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि ये एक वे होता है, अगर मान लो मुझे कहीं जाना है तो मुझे पता है कि ये बस मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगी, ये ट्रेन मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगी और इस रूट से लेके जाएगी, तो ये भी रूट है, ठीक है? अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हो तो आपको इंटरव्यू तक, और इंटरव्यू के बाद आपको जो फाइनल लिस्ट है, इस लिस्ट में किस तरीके से पहुँचोगे, ठीक है? इस लिस्ट में पहुँचना है आपको, फाइनल लिस्ट में पहुँचना है। क्लियर हुआ आपका?